हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइलाइट कोच। यहाँ पर हम लोग साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी से लेकर के हम लोग आगे चलेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, जिसमें बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को और बिहेवियरल चेंजेस को या जितने भी बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटीज़ के पीछे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें किस तरीके के ट्रीटमेंट बेसिकली प्रोवाइड कराए जाते हैं ये भी हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स थे हम लोगों ने ओरिजिन से लेकर के शुरू किए थे और आज हम सब फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि साइकोलॉजी को हम और कितने फील्ड्स में फिक्स करते हैं और किस तरीके से इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल चेंजेस के साथ हम लोग डील करते हैं। देखिए, जैसा भी होता है हम लोग देखते हैं हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है जिस भी तरीके का होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे बिहेवियर के साथ, या यूँ कह लीजिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को बिहेव करने के लिए। अच्छा, जब हम कोई भी चीज़ बिहेव करते हैं ना यार, तो उसके पीछे ना हमारे बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा न्यूरॉन साइकिल होता है, जब बायोसाइकोलॉजी में जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसके साथ हम लोग ये देख रहे होते हैं कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में रह करके किस तरीके का हार्मोन हमारी बॉडी रिलीज़ कर रही है और उस हार्मोन का हमारे मूड के साथ क्या अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या किस तरीके से वो हमारे मूड को क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है या फिर फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर देखेंगे। तो बेसिकली क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि साइकोलॉजी के कितने सब फील्ड है और हम लोग साइकोलॉजी को कहाँ कहाँ पर अप्लाई करने के बाद हम लोग किस तरीके के चेंजेस ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एबनॉर्मलिटीज़ से डील करने की। और बहुत तरीके के क्या हैं, जितने कि स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेशन होता है, जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है, उन इन्वायरमेंटल चेंजेस की मदद से हम लोग कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स को या इन एबनॉर्मलिटीज़ को क्या कर रहे होते हैं, मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं या पूरी तरीके से एब्सेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, बट वही है, पहले देख लेते हैं कि सब फील्ड क्या है, फिर हम लोग इन चीज़ों के ऊपर आएंगे, बहुत अच्छे से एलाबोरेट करेंगे और डिस्कस करेंगे हम चीज़ों को। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा चैनल है साइलाइट कोच और मेरा नाम है गौरव और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर को आप लोग मेरे चैनल पर देख पाएंगे, वो मैंने पार्ट 1 के नाम से डाल रखा है। आप उसमें सारे जितने भी उसमें डिविजन्स हुए थे, जितने भी सब फील्ड्स कैसे कैसे एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल पे आकर के हम लोगों ने बात करी थी, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज देख लेते हैं कितने सब फील्ड्स होते हैं हमारे साइकोलॉजी को लेकर के। तो जो हमारा सबसे पहला फील्ड होता है उसे हम लोग बायोसाइकोलॉजी कहते हैं। देखिए, बायोसाइकोलॉजी बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि हम जो भी कुछ बिहेव कर रहे होते हैं उसके पीछे हमारी बायोलॉजी भी वर्क कर रही होती है। और बायोसाइकोलॉजी के अंदर हम लोग यही देखते हैं कि जेनेटिकल फैक्टर क्या है, ठीक है, उसका जो कि जेनेटिक फीचर्स उसके क्या क्या हैं, उसकी फैमिली में इस पर्टिकुलर बिहेवियर को कहाँ से उसने इस बिहेवियर को क्या किया है, इनेट हुआ है उसकी बॉडी के अंदर, मदर से हुआ है या फादर से हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर्स में देखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था डील्स विद बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। जैसा कि अगर हम लोग किसी सैड मोमेंट में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारी ग्लैंड से, जो कि हमारे हमारे बिहेवियर को क्या कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये वो कौन सा बिहेवियर या वो कौन सा हार्मोन होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिकली क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आने वाले समय में हम उस पर्टिकुलर हार्मोन को पकड़ करके बिहेवियरल चेंजेस को क्या कर सकें, थोड़ा सा हम लोग इम्प्रूव कर सकें या चेंजेस उसके अंदर ला सकें। ओके, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने देखा ब्रेन का, जो हमारा ब्रेन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एमिगडाला होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, ब्रेन स्टेम होते हैं, थैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस होती है। इन सब चीज़ों के अंदर से क्या होता है, बहुत तरीके के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे एड्रिनल ग्लैंड से भी जुड़े होते हैं, जो कि कनेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बायोसाइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारे जेनेटिक्स फैक्टर होते हैं जो कि इनेट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं कि किसी बच्चे के अंदर अगर वो ये वाला बिहेवियर या कोई पर्टिकुलर बिहेवियर को शो कर रहा है तो मे भी हो सकता है कि ये किसी उसके मदर फादर से उन्हें रिसीव किया हो या अपने किसी अपने ग्रैंड मदर फादर से लिया हो, या मे भी हो सकता है और भी ज़्यादा ग्रेट ग्रैंड मदर फादर से लिया हो।
ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे, और बायोसाइकोलॉजी के अंदर हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे होने वाले मेंटल रिटार्डेशन जो होते हैं, न्यूरोसिस होती हैं, साइकोसिस होती हैं, ये सारी जितनी सिचुएशंस होती हैं, इनके अंदर होने वाले हार्मोनल डिसफंक्शंस को भी हम लोग स्टडी करते थे कि जब हमें पता लगता है ना कि किसी मूड के या किसी बिहेवियर के पीछे पर्टिकुलर हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो जब इंसान के बिहेवियर में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती है या उसके फंक्शन में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आती है ब्रेन के, तो हम कोशिश करते हैं कि उस हार्मोन को पकड़ करके हम विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन और विद द हेल्प ऑफ हम थेरेपी उसको क्या कर सकें, रिपेयर करें। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था, स्पेशली हार्मोन्स हो गए, वो जो कि सीक्रेट्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हमारी, वहाँ से रिलीज़ होती हैं और हमारे टेम्परामेंट को क्या कर रही होती है, डिज़ाइन कर रही होती है, जो कि इमोशनल बिहेवियर होता है, और क्या नाम है, और हमारे बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा होता है, और हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर टाइप से बिहेव करने में क्या कर रहा होता है, हमें स्टिमुलेट कर रहा होता है। ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, हम लोग आगे देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी आती हैं। पिट्यूटरी होती है, थायराइड होती है, पेनक्रियाज होता है, एड्रिनल होता है, ओवरीज होती हैं, वन बाय वन बहुत सारी होती हैं, जो कि हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। बट अभी हम लोग ये देखेंगे सिर्फ बायोसाइकोलॉजी के अंदर हम लोग बेसिकली बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं, किसके साथ कनेक्ट करके, बिहेवियर के साथ और इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करके, जिससे कि हम बहुत सारी मेंटल रिटार्डेशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं या रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं या एबनॉर्मलिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं दूसरा, वहीं पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है। जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम वो लिखा है, साइकोलॉजी डील्स विद द ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेस एबिलिटीज़ लाइक कॉग्निशन सच एज मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, रीजनिंग। इन सब चीज़ों को हम लोग साइकोलॉजी में देखते हैं कि एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो कैसे अपने आसपास के इन्वायरमेंट में रह करके उसी तरीके से बिहेव करने लग जाता है, उसी तरीके की भाषा बोलने लग जाता है, या जिस एटमॉस्फेयर में रहता है वो उसी तरीके की पर्सनालिटी क्या करने लगता है, डेवलप करने लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ब्रेन क्या कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है, और साथ ही साथ उसी तरीके से या उसी के साथ कनेक्टिविटी बना करके क्या कर रहा होता है, बिहेवियर को डिज़ाइन कर रहा होता है, जो कि पूरे लाइफ लॉन्ग रहने वाला होता है। उसमें फिर चेंजेस नहीं लाए जा सकते हैं। तो जो कहते हैं ना कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो बचपन में बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल पीरियड होता है, जिसमें बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और उसकी जितनी भी आसपास की सराउंडिंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ही एक सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करना चाहिए, जिससे कि उसके बिहेवियर में आने वाले समय में किसी भी तरीके का कोई एबनॉर्मलिटीज़ ना आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ, जैसे कि हम लोग देखते हैं, बहुत सारे सेक्सुअल उनके साथ हैरेस की सिचुएशंस होती हैं, या उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में 15-16 साल की उम्र के बाद उनके अंदर ट्रॉमास जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। और वो लोग आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं बहुत से बच्चों को वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, या कई बार उससे रिलेटेड कोई भी जैसे इवेंट हो रहा होता है तो वो उसे देख करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो उनके बिहेवियर में ये चीज़ें शो होने लग जाती हैं। तो हमको इन चीज़ों को ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये सब वही एरर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंटल पीरियड में उनकी कॉग्निटिविटी वैसी डेवलप हो चुकी होती है, या वो एरर उसके अंदर फिक्स हो चुका होता है, जो कि आने वाले समय में बच्चे को शायद जीवन भर परेशान कर सकता है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम लोग यही देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें वन बाय वन चलती रहती है। फिर वहीं पर हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव साइकोलॉजी आती है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ को कंपेयर करके देखते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनके अंदर कैसे कंपेयर करके हम लोग उनके बिहेवियर को और उनके अंदर होने वाले अंतर को समझा जाए। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव बिहेवियर को हम लोग एनिमल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें एनिमल्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि इंसान भी पहले एक तरीके का जानवर ही था, तो कहीं ना कहीं हमारे जीन में ये चीज़ रही है। तो अगर हम इंसान से पहले वाले जो जानवर होते हैं या आज के टाइम के जो जानवर हैं हमारे पास, एनिमल्स हैं, उनको अगर हम समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इंसान को भी समझने की कोशिश कर पाएंगे, या हमको आसानी होगी समझने में। तो हम लोग कंपेयर करते हैं एनिमल्स को
ठीक है, और उनके होने वाले बिहेवियर्स को। तो जैसे कि इसमें लिखा भी है, बहुत सारे जो ऑथर्स हैं वो इसे एनिमल साइकोलॉजी के नाम से भी बोलते हैं, और इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस ये लोग करते हैं कंपेयर करके किसी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से। ओके, फिर वहीं पे आता है कल्चरल साइकोलॉजी। देखिए कल्चर में भी हम लोग साइकोलॉजी का बड़ी ही इंपॉर्टेंस उसको देते हैं। क्यों देते हैं? देखिए हम लोग ना किसी एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ओके, और हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, और हर एक ग्रुप की अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपना एक पैटर्न है। उसी पैटर्न के हिसाब से वो लोग अपनी मेंटालिटी को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, या उसी तरीके के बिहेवियर को वो लोग अडेप्ट कर रहे हैं। बट इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कल्चर्स क्या कर रहे होते हैं, किसी एक कल्चर के साथ क्या कर रहे होते हैं, क्लासेस कर रहे होते हैं, या बहुत सारी उनके अंदर सिमिलैरिटी ना हो करके बहुत एक स्ट्रेस वाला कंडीशन जनरेट हो रहा होता है, माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटीज़ वाली कंडीशन बन जाती है। तो उस केस में हम लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि बहुत सारे मेंटल रिटार्डेशंस किसी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के अंदर देखने के लिए हमें मिल जाता है, ठीक है। तो उन चीज़ों में हम लोग कैसे रिपेयर कर सकते हैं, या किसी कल्चर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर कल्चर से या सोसाइटी से संबंध रखने वाला व्यक्ति किस तरीके की मानसिकता रखता है, ये कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में या उसके माइंडसेट में शो हो रही होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप किसी एक कम्युनिटी को देखोगे तो उसका अपना एक सिस्टम होता है रहने का, उसका हाउसिंग अलग सिस्टम अलग होगा, जो उसका घर का आर्किटेक्चर होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट होगा, और उसका जितना भी उसका जो पहनने का तरीका है, कपड़े, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको यूनिक मिल जाएगा। तो ये हम लोग बहुत डेली ही देखते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कल्चर को मिक्स करें, मतलब कंपेयर करें, और कंपेयर करके हम लोग क्या करें, उनको चीज़ों को, उनके सिचुएशंस को हम लोग रिजॉल्व कर सकें। ओके, और जैसे कि हम लोग, वही है, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्रॉस कल्चर रिसर्च करते हैं, दो कल्चर्स को मैच करते हैं, और उनके अंदर होने वाले डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि लोगों में होने वाले जितने भी मेंटल रिटार्डेशंस होती हैं, जो कि कल्चरल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसके अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, एब्सेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जहाँ तक देख रहे हैं हम लोग, साइकोलॉजी बहुत सारे ही सेक्टर्स में वर्क कर रहा है। वहीं पे अगर हम लोग सेकंड देखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आती है। देखिए एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, बेसिकली क्या है कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल के अंदर, इसके अंदर हम लोग, जैसे कि उसके अंदर लिखा है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, परसेप्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन, द मेजर रीजन्स मैथड यूज इन दिस फील्ड डील्स विद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए एक एक्सपेरिमेंट वो होता है जो कि हम लोग फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। यूँ कह लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट जब हम लेबोरेटरी से बाहर जा कर के करते हैं तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो एक तरीके का ओपन एक्सपेरिमेंट होता है। किसी के ऊपर किसी तरीके का कोई नॉर्म्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, किसी का कोई पर्टिकुलर बिहेवियर को हम लोग क्या नहीं करते, कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं। बट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, एक लेबोरेटरी सेट करते हैं, या हम लोग यूँ कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उन चीज़ों को हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो वो एक कंट्रोल्ड ग्रुप की सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने 100 लोगों को लिया, 100 लोगों के ऊपर किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को या उससे जुड़े होने वाले चेंजेस को लेकर के हम लोग उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। तो उसको हम लोग कंट्रोल्ड प्रोसेस कहते हैं बेसिकली। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वहाँ पे ही वर्क आती है कि जैसे कि मान लीजिए किसी एक इंसान को किसी तरीके की डिजीज़ हो रही है, तो उस डिजीज़ से जुड़े हुए सारे लोगों को हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में ला करके हम उनके ऊपर रिसर्च करते हैं कि इस डिजीज़ में लोगों का माइंडसेट कैसा हो जाता है, उनको किस तरीके के थॉट प्रोसेस हो जाते हैं, और उसके साथ इस बीमारी से और कौन कौन सी कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, कोमॉर्बिडिटीज़ बेसिकली वो होती हैं जिसमें कि एक बीमारी के साथ साथ दूसरी बीमारी भी क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है बॉडी के अंदर, तो हम लोग उसे कोमॉर्बिडिटीज़ में फिक्स करते हैं। ओके, और क्या काम होता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का, उसमें लिखा है कि स्टडीज़ क्या करती है, फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ द लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशंस एंड फिजिकल और बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कि हम एक सर्कमस्टांसेस डिज़ाइन करते हैं और उसी में ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे इंसान की इस सिचुएशन में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में विच इज़ डिज़ाइंड बाय द रिसर्चर्स के इंसान का माइंडसेट कैसे वर्क कर रहा होता है। फिर वहीं पे हमारा नेक्स्ट आता है जेंडर साइकोलॉजी। बहुत सारे पार्ट्स हैं भाई, बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, अभी और आएंगे। इससे अगले वाले लेक्चर में हम लोग उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है जेंडर साइकोलॉजी। जेंडर साइकोलॉजी के अंदर हम लोग बहुत
जैसे कि उसका नाम है, बहुत इजी हम लोगों को समझ में आ रहा है। हम लोग मेन और विमेंस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कोशिश करते हैं चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की, और कोशिश करते हैं उनके बीच में अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग बिहेवियर के बारे में स्टडी करने के लिए, कि अगर इसी सिचुएशन में एक मैन होता है तो वो उसकी बॉडी या उसका माइंड कैसे काम कर रहा होता है, एट द सेम टाइम कोई विमेन होती है तो इस सिचुएशंस में रह करके उसका ब्रेन या उसकी बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें लिखा है जेंडर ऑन द बेसिस रिसर्च डन मेल्स एंड फीमेल्स रोल ऑफ जेंडर थ्रू दी और थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ टाइम में या पूरे एक लाइफ स्पैन में क्या क्या रोल उन लोगों का बेसिकली होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम अपने घर में भी देखते हैं कि जो एक मेल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती है, और एक वीमेन होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी एंड देयर मेंटल प्रोसेस। ओके, देन एज फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग साइकोलॉजी। लर्निंग साइकोलॉजी में हम लोग बेसिकली यही देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉज एंड प्रिंसिपल्स अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि इंसान कैसे सीख रहा है, लर्निंग कैसे हो रही है। क्योंकि अगर हम लोग लर्निंग का प्रोसेस नहीं जान पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेन के फंक्शन को समझने में डिफ़िकल्टीज़ होगी। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जब इंसान लर्निंग करता है तो उसी टाइम पर कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स या बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और इंसान की लर्निंग प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस। ओके, तो लर्निंग साइकोलॉजी में यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बेसिकली देखा जाए तो हर एक फील्ड में होता जा रहा है धीरे धीरे। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है मुझे लगता है कि जहाँ पर साइकोलॉजी का रोल ना हो। बाकी अभी और भी चीज़ें देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, इससे जो हमारा लेक्चर आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा और कहाँ कहाँ पर है साइकोलॉजी। जैसे कि हमारा है नेक्स्ट पर्सनालिटी साइकोलॉजी, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि किसी इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट्स और डायनामिक्स कैसे हैं, किसी इंसान की पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है और किस तरीके से आने वाले समय में डेवलप होगी, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंसान की पर्सनालिटी को डिज़ाइन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उनको स्टडी कर लेते हैं और उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं किसी पर्टिकुलर बिहेवियर में। जिसमें कि हम लोग ट्विंस होते हैं जो कि मोनोजाइगोटिक होते हैं और डाइजाइगोटिक होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं पर्सनालिटी साइकोलॉजी के अंदर, कि हम लोग जो ट्विंस होते हैं उनको अलग अलग इन्वायरमेंट में रखते हैं और देखते हैं कि जेनेटिकल फैक्टर कितने हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर में, या उनके इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है तो जीन्स का कितना रोल है उसमें, और ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली उसके अंदर देखते हैं। ओके, और ये भी देखते हैं पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आते हैं और उनको कैसे रिपेयर किया जाता है। ओके, जब पर्सनालिटी एबनॉर्मल साइकोलॉजी देखेंगे तो उसके अंदर ये भी देखेंगे कि कितने टाइप की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं या रिटार्डेशंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके अंदर हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम, बॉडीज इन एवरीथिंग, वी डू सेंस फील एंड थिंक। जब हमारा बायोकेमिकल चेंज होता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, तो हमारे बहुत सारे सेंसेस क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और हमारे जो फीलिंग्स होती हैं वो क्या होती है, डेवलप होती हैं। तो उसको बेसिकली हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस तरीके से हमारा फिजियोलॉजिकल या हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, और यूज़ करते हैं बहुत सारे हम लोग बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं रिसर्च करने के लिए, जैसे ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, फिजिकल ओरिजिन ऑफ द बिहेवियर हो गया। एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग इन सारी चीज़ों को समझने में कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलती है। क्योंकि जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ और साइकोलॉजी में भी हम लोग यही करते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत हाई होती है। देखिए, किसी के माइंड में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता पाता है, बट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर एंड दी बायोसाइकोलॉजी, अगर उसकी बायोलॉजी को अगर हम समझ पाते हैं और उसके अंदर होने वाले चेंजेस को अगर हम सब समझ पाते हैं, तो मे बी हम शायद ईजिली प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ, और किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमको समझने में आसानी हो जाती है। फिर होता है हमारा नेक्स्ट आता है सेंसेशन एंड परसेप्शन साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन करते हैं। जब हम कुछ चीज़ देख रहे होते हैं तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हमारे सेंस उसी तरीके से एक्टिव होते हैं। देखिए, जितना भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था,
हमारे सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा होता है, और उसमें हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे होते हैं, और हमारा जो साइकोमोटर होता है ब्रेन के अंदर वो उसी को रिस्पॉन्स कर रहा होता है और हमारे बिहेवियर पर शो हो रहा होता है। तो सेंसेशन एंड परसेप्शन में हम लोग यही देखते हैं साइकोलॉजी में कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे सेंसेशंस वर्क करते हैं, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस को हम लोग चेंज करके लोगों को एबनॉर्मलिटीज़ से क्या करने में, डील करने में हम लोग हेल्प करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। जैसे कि बहुत 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 तरीके के जो कि इल्यूजन्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, हमारे जो सेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन क्या ट्रांसफ़र कर देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन उसको क्या करने लग जाता है, गलत तरीके से सोचने समझने लग जाता है, और उसी तरीके से क्या करता है, रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप अंधेरे में रस्सी को पकड़ोगे तो मे बी आपको ऐसा फॉल्स परसेप्शन हो सकता है कि आपने शायद स्नेक को पकड़ लिया है, तो उसके पीछे जो तुम्हारा बिहेवियर होगा या ब्रेन होगा वो एकदम से डरेगा और बहुत तरीके के हार्मोन्स रिलीज करेगा। तो उसमें हम लोग यही देखते हैं कि कैसे हमारे फॉल्स सेंसेशंस और परसेप्शन हमारे बिहेवियर को भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी में भी इसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग सोशल साइकोलॉजी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, सोशल क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है सोशल बिहेवियर को। ओके, इंक्लूड एटीट्यूड्स, कन्फर्मिटी, परसुएशंस, प्रीजुडिस, फ्रेंडशिप, एग्रेशन, हेल्पिंग एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें सोशल पार्ट होती है। कैसे हम लोग लोगों के साथ रिलेशन जनरेट करते हैं, कैसे हम लोग ट्रस्ट डेवलप करते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान एक ऐसी सिचुएशंस में आता है जहाँ पर वो अपने ट्रस्ट, अपने एग्रेशन, इन सब बिहेवियर को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, ये सारी चीज़ें होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं इंटरेक्ट करता है विद अदर्स, हाउ वी इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर्स। कैसे हम लोग दूसरों को देख करके इन्फ्लुएंस होते हैं, और कैसे हमारे बिहेवियर में हमारे अंदर वो चेंजेस आने लगते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारी जो खुद की पर्सनालिटी होती है वो कहीं ना कहीं एक्वायर्ड होती है हमारी सोशल लाइफ से। हम कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज़ को मैच कर रहे होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम सोचने लगते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं। तो हमारी पर्सनालिटी के पीछे सोशल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तभी हम लोग अपने बच्चे को भी कहते हैं कई बार, या फिर एक बढ़ते बच्चे को हम लोग कह रहे होते हैं कि आप के पीछे, आपके जो इस मिसबिहेव के पीछे हम लोग कहते हैं कि आपकी संगत का असर है, या फिर आपका फ्रेंड जोन अच्छा नहीं है। ठीक है, आप अपना फ्रेंड जोन चेंज कीजिए, या फिर आपका फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। ठीक है, आप गलत बातें सुन रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या करते हुए लोगों को आप देख रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी वैसे होने लग जाती है। ओके, और क्या करते हैं, जैसे कि सोशल साइकोलॉजी में हम लोग ये भी देखते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन्स होते हैं, या बिजनेसेस होते हैं, कम्युनिटी लीडर्स होते हैं। ये लोग इन चीज़ों का सोशल साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इन्हें पता होता है कि कौन से पर्टिकुलर हमारे वर्डिंग से या हमारी स्टेटमेंट से या प्रोडक्ट से लोगों का बिहेवियर क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, और वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ, और मे बी वो लोग क्या करेंगे, हमें वोट करेंगे, या फिर हम लोगों को क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोशल साइकोलॉजी में आती है कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। देखिए, मार्केट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसान के माइंड को क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि मार्केट में कुछ चीज़ आ रही है तो वो हम ऐसा चाहते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी लगी है, कोई चीज़, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमें अच्छी लगी है मार्केट में, तो हम उसको ख़रीद लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि वो हमारी चॉइस थी ही नहीं, वो मार्केट की चॉइस थी। उसमें सोशल साइकोलॉजिस्ट या इनका पूरा ग्रुप वर्क कर रहा होता है कि हम लोग लोगों के सामने क्या रखेंगे, और वो किस तरीके से इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, या उनकी मेंटालिटी के बारे में पता लगता है कि लोग ऐसी चीज़ें खा रहे हैं या पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा खुद का ना होकर के मार्केट रिस्पॉन्सिबल होती है, वो लोग डिसाइड करते हैं। तो ये एक अलग फैक्टर है, इसके अंदर हम लोग ज़्यादा नहीं एंटर करेंगे, बट आप इतना ध्यान रखिएगा, सोशल साइकोलॉजी के अंदर बेसिकली इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स कह सकते हैं, या फिर स्टडी कह सकते हैं। ओके, सो देन हमारा होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी आता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ के साथ साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट डील कर रहे होते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, बहुत तरीके की थेरेपीज प्रोवाइड कराई जा रही होती हैं उसमें, और उसमें बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको दिया जाता है, और पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद दवाइयाँ चेंज की जाती हैं, और उसी के साथ साथ काउंसलिंग सेशन चल रहे होते हैं।
ठीक है, थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, एक्सरसाइज बताई जाती हैं, योगा बताया जाता है टू डील विद दी मेंटल एबनॉर्मलिटीज़। ओके, तो उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है साइकोलॉजिस्ट और एक होता है साइकाइट्रिस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट रहता है इन दोनों के बीच में कि एक साइकोलॉजिस्ट का वर्क क्या होता है और एक साइकाइट्रिस्ट का वर्क क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा उसमें कोई परेशान, बहुत ज़्यादा ही कोई उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत हाई नहीं है। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो एक डॉक्टरेट डिग्री होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है क्या करने की, दवाइयाँ देने की, क्योंकि वो मेडिकल किया हुआ होता है या उसने उसके अंदर जैसे कि उसके अंदर लिखा है उनने मास्टर्स इन मेडिसिन किया होता है, और वो क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है मेंटल डिसऑर्डर को डील करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। ओके, और वहीं पे अगर हम लोग साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उसके पास एक मास्टर्स डिग्री होती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो एमएससी होता है, एमए होता है, डॉक्टरेट डिग्री होती है, और फिलॉसफी के अंदर, और डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी जैसे कि मैंने बताया। और वो लोग क्या करते हैं, थेरेपीज़ प्रोवाइड कराते हैं, वो लोग भी मेंटल रिटार्डेशंस के साथ डील करते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ के साथ डील करते हैं, और थेरेपीज़ और इन्वायरमेंटल चेंजेस की मदद से हमारे माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बट डिफरेंस इसमें यह है कि साइकोलॉजिस्ट के पास क्या होता है, लाइसेंस्ड होता है और उसके पास अथॉरिटी होती है ड्रग उनको प्रिस्क्राइब करने का। बट जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती, वो किसी भी तरीके का ड्रग नहीं आपको दे सकता है या बता सकता है, और वो सिर्फ आपको थेरेपीज़ प्रोवाइड करा सकता है। सिर्फ इतना सही फ़र्क है दोनों के अंदर, थोड़ा सा उनकी डिग्री के अंदर, उनके सर्टिफिकेट्स के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे सब फील्ड हैं इसके साइकोलॉजी के, बट ये अभी बहुत कम है। अभी इसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारे सब फील्ड्स हैं जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बेसिकली देखेंगे। तो जितने भी सब फील्ड अभी तक हमने देखे उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं देखा कि साइकोलॉजी हर एक फील्ड में कहीं धीरे धीरे करके फिक्स हो रही है या फिर अपनी जगह बना रही है, और जिसकी मदद से हम पूरे ह्यूमन बिहेवियर को क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी सब फील्ड के अंदर। सो आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आने वाले लेक्चर में जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बचे हुए जितने भी सब फील्ड्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे थे साइलाइट कोच, मेरा नाम है गौरव। थैंक यू सो मच।